हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के सेकंड पार्ट में। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 की शुरुआत फिर से होती है होंगजू के साथ, जो कि अभी भी फोन पर हेजी के साथ ही बातें कर रही थी और अपने स्कूल के दिनों के बारे में ही बातें कर रही थी। इसी बीच हेजी होंगजू से उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने लगती है। होंगजू कहती है कि जिससे वो मिलने गई थी वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त है, जो कि उसके लिए कभी भी लुढ़कने वाला नहीं है। पर हेजी कहती है कि इसका तो फायदा ही है, वो हमेशा उसके साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करेगा। हेजी कहती है कि क्या वो सिर्फ देखकर ही लोगों को जज करती है और उसे उस लड़के को एक चांस देना चाहिए। साथ ही कहती है कि होंगजू को इतनी भूख लगने का कारण भी यही है कि वो सिंगल है और उसकी लाइफ में दूर दूर तक लव का कोई नामो निशान तक नहीं है। होंगजू भी कहने लगती है कि जिंदगी में लव के अलावा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उन्हें एनर्जी सेव करनी चाहिए। पहले तो हेजी उसे टीज करने लगती है कि स्कूल में तो वही कहा करती थी कि लव के बिना जिंदगी में कुछ नहीं है, पर जैसे होंगजू कहती है कि क्या उसे हुयंग का नंबर नहीं चाहिए, हेजी भी उसे सपोर्ट करना शुरू कर देती है। जिसके नेक्स्ट मोमेंट ही होंगजू हेजी को उसका नंबर भेज देती है। जिसके बाद होंगजू दिन भर इतना ज्यादा थक चुकी थी कि वो अपना सामान रखते ही बिस्तर पर लोटपोट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है कंपनी में, जहां हुयंग कुछ एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग रूम में बैठा था, लेकिन वो अभी भी उस चेंज कॉइन को ही देख रहा था। वहीं वहां पर बैठे सभी एम्प्लॉयज और बाहर खड़े सभी एम्प्लॉयज हुयंग को ही घूर रहे थे और पूरे ऑफिस में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा था। उसी समय हुयंग के अंकल बीक वुक भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां आते ही वो अपने सभी एम्प्लॉय से कहने लगते हैं कि वो अपना मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं। जिसके बाद बीक वुक उन सबसे हुयंग का इंट्रोडक्शन कराता है और कहने लगता है कि हुयंग उनकी कंपनी का एस है। वो बताता है कि हुयंग मैथ में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और अगर वो अभी तक पढ़ रहा होता तो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका होता। साथ ही कहने लगता है कि उनकी कंपनी रॉक एसेट आज जिस भी मुकाम पर पहुंची है वो सब कुछ हुयंग की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उसी के आइडियाज और कॉन्सेप्ट ने इस कंपनी को कोरिया में एक नया मुकाम दिया है। साथ ही उसने इस कंपनी को यूएस तक पहुंचा दिया है। ये सुनकर वहां पर बैठे सभी एम्प्लॉय भी उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। बीक वुक हुयंग को उन सबको एक स्पीच देने के लिए कहता है, लेकिन हुयंग स्पीच के बदले उन सभी के दिए मटेरियल में कमियां निकालना शुरू कर देता है कि उन सब के टोटल्स अलग हैं और उन्होंने सब जगह अलग फॉर्मूलाज यूज किए हैं। साथ ही हुयंग उन सबको ये कहकर वहां से जाने लगता है कि उन लोगों के पास जितना भी मटेरियल है वो सब उसे भेज दें, क्योंकि अब से ये चीज हेड ऑफिस मैनेज करेगी। ये सुनकर बीको भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और हुयंग के पीछे पीछे अपने ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां हुयंग सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। बीको कहने लगता है कि उनके सभी क्लाइंट्स हेड ऑफिस मैनेज करेगा, इससे उसका क्या मतलब है। हुयंग कहता है कि ये चीज पहले ही हेड ऑफिस ने डिसाइड कर ली है और उनके अब से मेन क्लाइंट हेड ऑफिस ही संभालेगा। बीको कहता है कि अगर उनके कोरिया हेडक्वार्टर के सभी मेन क्लाइंट्स हेड ऑफिस संभालेगा तो इससे उसके क्लाइंट का मनोबल टूट जाएगा। जिस पर हुयंग कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है और ये चीज उन्हें खुद देखनी पड़ेगी। अब हुयंग को इतना गुमसुम देखकर बीक वुक उससे पूछने लगता है कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस लड़की के बारे में सोच रहा है जिससे वो कल मिलने गया था। हुयंग पहले कुछ नहीं कहता, पर बीक वुक के उसे काफी फोर्स करने पर हुयंग जैसे उसे बताने वाला होता है तभी बीक वुक को एक कॉल आ जाता है, जिसमें उसे मीटिंग के लिए बस कुछ ही देर में निकलना था। बीक वुक कहता है कि वो अभी उससे बात नहीं कर पाएगा और उससे अपनी कार की कीज मांगने लगता है। हुयंग भी कीज तो उन्हें दे देता है, पर साथ ही बताता है कि कल उनकी गाड़ी को टो कर लिया था। ये सुनते ही बीक वुक भी हैरान हो जाता है और पूछने लगता है कि 1 महीने की ली गाड़ी को टो कैसे कर सकते हैं। हुयंग कहता है कि उसने गाड़ी को बस स्टॉप के पास पार्क कर दिया था, जिस वजह से वो गाड़ी को उठा कर ले गए। बीक वुक के उसका ऐसा करने के रीजन पूछने पर हुयंग कहता है कि उसे अपनी हाई स्कूल की एक फ्रेंड दिख गई थी। इतना सुनते ही बीक वुक भी कहने लगता है कि क्या उसने अपनी फ्रेंड को देखते ही गाड़ी घुमाकर बस स्टॉप पर लगा दी थी। साथ ही पूछने लगता है कि क्या उसकी वो फ्रेंड पहले से काफी ज्यादा सुंदर हो गई है। ये सुनते ही हुयंग जैसे स्माइल करते हुए कहता है कि वो अभी भी पहले जैसी ही है। बीक वुक भी काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि वो सिर्फ उसकी फ्रेंड नहीं होगी और कहता है कि क्या वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी या फिर उसका फर्स्ट लव थी। और जब इस पर भी हुयंग कोई जवाब नहीं दे पाता तो बीक वुक बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है ये जानकर कि वो लड़की हुयंग का पहला प्यार है। उसी समय हुयंग को किसी का कॉल आता है और वो उस कॉल को उठाने के लिए तुरंत ऑफिस से बाहर आ जाता है।
अब बाहर आकर जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, पहले वो पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन बात कर रहा है। उसे लग रहा था कि शायद होंगजू ने उसे कॉल किया है, लेकिन कुछ ही देर बाद बात करते हुए उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि हेजी है। जब हेजी उसे बताती है कि उसने अपने सीनियर ईयर में उसे एक लव लेटर भेजा था, होयंग भी उसे तुरंत पहचान लेता है। हेजी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि होयंग को वो अभी तक याद है। जिसके बाद बिना टाइम गवाए हेजी उससे पूछ लेती है कि क्या उसने शादी कर ली है, पर होयंग मना कर देता है। हेजी की ये बात सुनकर होंगजू भी काफी शौक लग रही थी, जो कि वहीं पर बैठी थी और कहने लगती है कि वो डायरेक्ट ये चीज कैसे पूछ सकती है। हेजी उससे बात करके इतना ज्यादा खुश थी कि उसे बार बार वेलकम बैक करने लगती है और फिर अचानक ही कहने लगती है कि वो उसके लिए एक वेलकमिंग पार्टी रख रहे हैं, जहाँ आकर उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। होयंग भी तुरंत वेलकमिंग पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाता है। उसी बीच उन्हें इतना खुश होते हुए देखकर होयंग को भी पता चल जाता है कि होंगजू भी हेजी के साथ ही है। होयंग के पूछने पर हेजी बताती है कि वो होंगजू और संगपिल के साथ वहाँ आएगी, क्योंकि संगपिल भी उसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस है। अब कॉल कट करने के बाद जहां एक तरफ हेजी इस सब से बहुत ही ज्यादा खुश थी, वहीं दूसरी ओर होयंग ये सोच रहा था कि उसे होंगजू की आवाज भी सुनने को नहीं मिली और शायद अब उसे जाकर पर्सनली ही उससे मिलना होगा। ये कहकर होयंग भी कंपनी से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और फाइनली वेलकमिंग पार्टी वाला दिन भी आ जाता है, जहां होयंग को तैयार होते हुए देखकर उसके अंकल बिग वुक उसे टीज करने लगते हैं और कहते हैं कि उसकी फर्स्ट लव बहुत ही ज्यादा सुंदर होगी, यही कारण है कि उसकी 1 महीने पहली गाड़ी कहीं पर धूल खा रही है। बिग वुक के पूछने पर कि वो 10 साल से उसके साथ कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस पार्टी में जा रहा है। इस पर होयंग कहता है कि वो अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहा है। साथ ही बिग वुक के पूछने पर होयंग कहता है कि उसे होंगजू से कुछ चाहिए और वो इसीलिए जा रहा है, जिस पर बिग वुक उसे फिर से टीज करते हुए कहने लगता है कि कहीं वो अपने फर्स्ट लव से प्यार लेने तो नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हमें एक रेस्टोरेंट में एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक रिजर्व टेबल को तैयार कर रहा था। उसी समय आवाज सुनकर जैसे ही वो देखता है तो हेजी भी वहां पहुंच चुकी थी। हेजी को उसके हाई हील्स के साथ स्ट्रगल करते हुए देखकर संगपिल उसे कुछ टिश्यू यूज करने के लिए देता है। इसी बीच हेजी उसे कहने लगती है कि जब वो होयंग के साथ बात करेगी तो वो हर चीज बहुत ही सोच समझ कर बोले। ये सुनते ही संगपिल को भी एहसास होता है कि होयंग को हेजी को पहचानने में काफी ज्यादा दिक्कत होगी और उसे कहने लगता है कि इसके लिए तो उसे अपने स्कूल वाले आउटफिट में आना चाहिए था, जिस पर हेजी भी उस पर चिल्लाने लगती है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि उसी समय होयंग भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों काफी शॉक हो जाते हैं। जिसे देखते ही संगपिल जाकर उसे गले लगा लेता है और उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो बिना बताए पूरे 10 साल के लिए ऐसे कैसे गायब हो सकता है। अब संगपिल उससे बात करने लगता है, जिस पर हेजी उसे साइड करके होयंग को हाथ मिलाने लगती है। होयंग भी उससे हाथ तो मिलाता है, लेकिन संगपिल से पूछने लगता है कि ये कौन है, जिस पर संगपिल फिर से कहने लगता है कि उसे पता था कि वो उसे नहीं पहचान पाएगा और बताता है कि ये स्कूल की हेजी ही है, लेकिन वो उसे बता पाता कि उसने अपना मेकओवर किया है। हेजी उसे पीछे फेंक देती है। अब हेजी उससे बात करने लगती है, वहीं होयंग उससे फिर से होंगजू के बारे में ही पूछने लगता है कि वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है होंगजू को, जो कि तैयार होकर उसी रेस्टोरेंट के लिए जा रही थी। तभी एक छोटे से फोटो बूथ पर उसे एक आर्टिस्ट की फोटो नजर आती है, जिसका नाम बांग जुनहो है, जिसे देखकर होंगजू के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो जाते हैं। वो रेस्टोरेंट की ओर बढ़ने लगती है। उसी समय उसे किसी का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि वो मीटिंग में काफी ज्यादा बिजी है और उसे टाइम लगेगा। इसलिए वो होंगजू को एक पार्टी में जाकर एक आदमी से मिलने के लिए कहती है, साथ ही उसे जाकर एक गिफ्ट भी देने के लिए कहती है। ये मैसेज पढ़ते ही होंगजू भी सीधे उसी पार्टी के लिए निकल जाती है। अब कुछ ही देर बाद होंगजू उसी पार्टी में पहुंच जाती है, जहां जाते ही वो उस आदमी को उसका गिफ्ट दे देती है, जिसे देने के लिए उसे मैसेज किया गया था। वो आदमी भी होंगजू को जाते देख उसे डिनर करने के लिए कहता है। पहले तो होंगजू मना करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। इसी बीच वो उसे ड्रिंक करने के लिए जैसे ही ले जाने लगते हैं, उसी समय उसकी नजर उसी पोस्टर वाले आदमी बांग जुनहो पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही होंगजू अचानक से कहने लगती है कि वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो हो गया है और अब वो यहाँ पर नहीं रुक सकती। वो आदमी भी उसे जाने से रोकता है और कहने लगता है कि अचानक से उसे क्या हो गया है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बांग जुनहो को पहले से जानती है। होंगजू उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसी समय बांग जुनहो भी वहाँ पहुँच जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान लग रहे थे। बाकी सब भी ये देखकर हैरान लग रहे थे और उसी समय बांग जुनहो होंगजू से पूछने लगता है कि वो कैसी है। दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है रेस्टोरेंट में, जहाँ
संगपिल उनके लिए खाना बनाकर लाता है। हुयंग के पूछने पर कि उसने कुकिंग कब स्टार्ट करी, संगपिल बताता है कि जब वो मिलिट्री में था तब उसे अपने हिडन टैलेंट का पता चला और वो 2 साल से इस रेस्टोरेंट को चला रहा है। साथ ही संगपिल बताता है कि उसकी मॉम ने उसकी शादी के लिए जितना भी पैसा सेव किया था उसने सारा इस रेस्टोरेंट को ओपन करने में लगा दिया। उसी समय हेजी हुयंग से कहने लगती है कि क्या उसने उसे बता दिया है कि वो उसी स्कूल में एक इंग्लिश टीचर है जहाँ पर वो सभी पढ़ा करते थे, जिस पर संगपिल उसे याद दिलाता है कि वो 10 बार से ज्यादा ये बात उसे बता चुकी है। जिस पर हेजी संगपिल को साइड करके हुयंग से कहने लगती है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि होंगजू ने उसे स्ट्रीट पर कैसे पहचान लिया और अगर उसके बदले वो होती तो उसे पहचान ही नहीं पाती क्योंकि वो अब पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो चुका है। हेजी कहने लगती है कि शायद होंगजू को अभी तक हुयंग याद रहा होगा। इसी बीच हेजी कहने लगती है कि उसे फोन करके पूछना होगा कि होंगजू अभी तक क्यों नहीं आई है, पर जैसे ही वो फोन निकाल कर कॉल करने लगती है ड्रिंक्स का असर उस पर दिखना शुरू हो जाता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर टेबल पर ही गिर जाती है। ये देखकर हुयंग भी काफी शॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। संगपिल कहता है कि होंगजू आने वाली थी लेकिन वो अपने काम की वजह से फंस गई है। हुयंग कहता है कि इसमें वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसी समय वो जैसे ही डोर पर देखते हैं होंगजू भी वहां पहुंच चुकी थी जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। होंगजू इतना ज्यादा नशे में थी कि वो आते ही संगपिल पर चिल्लाने लगती है। संगपिल भी उसे देखकर काफी हैरान था और उससे पूछने लगता है कि वो इतनी ज्यादा दारू पीकर कहाँ आई है। उसी समय जैसे ही होंगजू की नजर हेजी पर पड़ती है वो उसके ऊपर अपना प्यार लुटाना शुरू कर देती है, जिसके बाद हेजी और होंगजू दोनों ही नशे की हालत में एक दूसरे को हक करके अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं। संगपिल भी उन दोनों की वजह से इतना ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि वो उनके ऊपर चिल्लाने लगता है कि उनकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा है, पर होंगजू को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। संगपिल भी हुयंग को सिचुएशन को समझने के लिए कहता है। उसी समय होंगजू फिर से संगपिल से बियर मांगने लगती है और जाकर उसके फ्रिज से एक बियर निकाल लाती है कि आज वो अपने पहले प्यार से मिली थी, लेकिन वो ये बात पूरी कर पाती उससे पहले ही संगपिल उसे वो स्पाइसी चिकन खिला देता है, जिसे खाते ही अगले पल होंगजू की रेल बन जाती है और वो पूरे रेस्टोरेंट में दौड़ना शुरू कर देती है और जब पानी पीकर भी काम नहीं चलता तो वो फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाती है। संगपिल के पूछने पर कि वो कहाँ रहता है हुयंग उसे बताता है कि वो यहीं नजदीक रहता है, जो सुनते ही संगपिल कहने लगता है कि होंगजू भी उसी एरिया में रहती है और क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे की हालत में है तो वो हुयंग को ही उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। हुयंग के पूछने पर कि वो ऐसा क्यों करे, संगपिल कहता है कि उसे हेजी को छोड़ने जाना होगा और रेस्टोरेंट बंद करना होगा, जिस पर हुयंग भी ये करने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हुयंग को जो कि एक स्टोर के बाहर होंगजू का वेट कर रहा था, जो कि स्टोर में शॉपिंग कर रही थी। अब होंगजू के बाहर आते ही हुयंग उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। होंगजू भी नशे की हालत में झूलते हुए चलना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है। हुयंग थोड़ी देर उसका वेट करता है, लेकिन जब वो नहीं चलती तो वो भी उसके पास आ जाता है, जिसे देखते ही होंगजू फिर से पास्ट की तरह उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है। हुयंग भी उससे पूछने लगता है कि वो ये क्या कर रही है। हुयंग उससे बात करता है, लेकिन होंगजू नशे के हालात में कहने लगती है कि वो ली होंगजू है और क्या वो उसे नहीं जानता। हुयंग भी होंगजू से कहता है कि वो उसके साथ पुराना कुछ हिसाब सेटल करना चाहता है, पर वो इस बारे में उससे बात कर पाता उससे पहले ही होंगजू दौड़ते हुए अपने स्कूल के गेट के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि उसकी वजह से वो लेट हो जाती है। हुयंग कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जिस पर होंगजू से पास्ट का वही सीन याद दिलाती है और कहती है कि जब उसने उसे बस में जगाया था तो उसने पहले हुयंग की बस से उतरने में हेल्प करी, फिर वो उसके इंजर्ड होने की वजह से उसके साथ धीरे धीरे स्कूल गई और उस दिन वो उसी की वजह से लेट हुई थी और उसी की वजह से उसे डांट भी खानी पड़ी। ये सुनकर हुयंग भी कहने लगता है कि क्या उसे सच में ऐसा ही लगता है, और होंगजू के कहते हैं कि उसे तो ऐसा ही लगता है। हुयंग हंसने लगता है। अगले ही पल होंगजू कहने लगती है कि वो कंग हुयंग नहीं है। ये सुनकर हुयंग थोड़ा शौक सा लगता है, पर हुयंग ये सुनकर थोड़ा और हैरान हो जाता है जब होंगजू कहती है कि हुयंग को हंसना नहीं आता था, वो तो लॉयल भी नहीं था और उसके पास दिल भी नहीं था, वो तो तेज दिमाग वाले एक छोटे स्मार्ट बच्चे की तरह था। ये सुनकर हुयंग और भी हंसने लगता है और पूछने लगता है कि क्या वो उसे छोटा बच्चा लगता है। होंगजू भी कहती है कि ये तो सबको पता है कि हुयंग एक छोटे बच्चे की तरह है और शायद उसे ही इस बात का एहसास आज तक नहीं हुआ। हुयंग भी उसकी बातों से काफी कंफ्यूज लग रहा था, पर उसी समय होंगजू उसकी ओर हाथ बढ़ाकर वापस आने के लिए उसे थैंक्स कहती है। साथ ही कहती है कि उसे वापस यहाँ पर देखकर उसे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। होंगजू फिर से अपने घर के लिए निकल जाती है। इसी बीच हुयंग उससे पूछने लगता है कि वो इतना ज्यादा ड्रिंक कहाँ करके आई।
जिस पर होंगजू उसे उसी बुक के बारे में याद दिलाने लगती है जो उसने हुयंग के बैग में डाली थी। होंगजू उस बुक के एक पैराग्राफ को याद दिलाकर हुयंग से कहने लगती है कि पहला प्यार एक फूड की तरह होता है और वो काफी लंबे टाइम तक सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्हें उसे फ्रोजन फूड की तरह फ्रीज कर देना चाहिए। हुयंग के पूछने पर कि उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए, होंगजू कहती है उन्हें वो फ्रोजन फूड कभी भी बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि एक बार उसे बाहर निकालते ही उसकी एक्सपायरेशन डेट आ जाती है। और इसी तरह उन्हें भी अपने पहले प्यार से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोबारा मिलने के बाद उनकी वो पुरानी सभी यादें जल्द ही खत्म हो जाती है। होंगजू की ये बातें सुनकर हुयंग काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। अब नेक्स्ट सीन में ही होंगजू अपने घर के लिए जाने लगती है और हुयंग उसके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाते ही होंगजू अपने शॉपिंग के सामान से उसे एक रामेन का पैकेट निकालकर दे देती है और कहती है कि उसे घर पे जाकर इसे अच्छे से फ्रीज कर देना होगा ताकि ये कभी खराब ना हो। होंगजू ये कहकर वहां से जाने लगती है कि उसे उसके साथ रहकर काफी अच्छा लगा। हुयंग भी उसे जैसे ही गुड बाय करके उसकी ओर देखता है, वो उसका घर देखकर शौक रह जाता है, क्योंकि वो भी इसी घर में रहता है। अब होंगजू को घर के अंदर जाते देख हुयंग भी उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है और उसके पीछे पीछे दरवाजे के बाहर तक पहुंच जाता है। होंगजू भी उसे देखकर पूछने लगती है कि वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक क्यों आया है। हुयंग के पूछने पर कि क्या वो इस जगह रहती है, होंगजू कहने लगती है तो क्या उसे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के घर में घुसने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर हुयंग भी हंसने लगता है। होंगजू के पूछने पर वो कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा फनी है। साथ ही वो उसी रामेन के पैकेट को देखकर कहने लगता है कि वो तो अब पिघलने लगा है और शायद अब उसे दोबारा से फ्रीज नहीं करना होगा। और असल में वो रामेन के पैकेट के नहीं बल्कि अपने फर्स्ट लव की बात कर रहा था। और इसी सीन के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।